हेलो एवरीवन, आई एम सी ए मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम डिटेल रिवीजन करने जा रहे हैं आज 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का। इस रिवीजन में हम कॉन्सेप्ट को तो समझेंगे, साथ में हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअली तो बहुत इजी है, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने जाते हैं तो हमें डिफिकल्टी फेस होती है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाइड करना होता है। तो इसमें कैलकुलेशन से ज़्यादा है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स लगता है, अदरवाइज वो भी इजी ही है। तो हम 7 से 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस स्टैंडर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि जो आपकी असेट्स की कैरिंग अमाउंट है वो उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पर शो नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, है ना। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? जिस वैल्यू पर आप अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में असेट्स को दिखाते हो उसको बोला जाता है कैरिंग अमाउंट। वो उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? ओवर स्टेटेड हो जाएगी ना आपकी असेट्स। मार्क आप उससे रिकवर कितना कर सकते हो? फॉर एग्जांपल के लिए $8,000 ओनली, और आप उस असेट्स को अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो 10,000 पर, यानी कि 2,000 आपकी अमाउंट ज्यादा है ना, ओवर स्टेटेड है। तो हम क्या करते हैं, 2,000 का इंपेयरमेंट लॉस बुक करके उस असेट्स को 8,000 पर लेके आ जाएंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। अब ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है? चलो इजी लैंग्वेज में समझाता हूं पहले, फिर हम डेफिनेशन भी देख लेंगे। अगर आप इस असेट्स को यूज करोगे तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। तो उस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को हम क्या करते हैं, आज के दिन वैल्यू निकालते हैं उसकी। आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो फ्यूचर में मिलने वाला है, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले हैं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू है $8,000। कितनी है? $8,000 है। अगर आप इस असेट्स को आज के दिन ही फेयर वैल्यू पर सेल कर दोगे तो सेल करने पे कुछ एक्सपेंसेस भी लगेंगे, कॉस्ट टू सेल्स। तो वो फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल्स माइनस करने के बाद कुछ अमाउंट मिलेगा, उसको बोलेंगे हम नेट फेयर वैल्यू, है ना। समझने के लिए अभी बोल रहे हैं हम नेट फेयर वैल्यू। तो नेट फेयर वैल्यू कितनी मिल रही है? फॉर एग्जाम्पल वो भी 8,000 ही मिल रही है। तो इस असेट्स से आप मैक्सिमम कितना रिकवर कर पाओगे? ओनली 8,000। और आपने अपने बैलेंस शीट में इस असेट्स को कितने पर दिखाया है? कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 10,000। यानी कि आप इस असेट्स से केवल 8,000 रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपने 10,000 पर दिखाया हुआ है। तो ये 2,000 एक्स्ट्रा दिखा रहे हो ना आप, ये ओवर स्टेटेड है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? असेट्स को उसके रिकवरेबल अमाउंट पर लाना पड़ेगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा एक इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो मेरी असेट्स कितने पर आ जाएगी? 8,000 पर आ जाएगी। ये पूरे इस स्टैंडर्ड का मैंने आपको समराइज कर दिया है, पूरे स्टैंडर्ड को समराइज कर दिया है इस अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू। बस इतना ही पढ़ना है हमें, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो वो हम डिटेल में समझेंगे। समझ में आ गया क्या होता है ना। अब ये थीम बन के तैयार हो गई आपकी इंपेयरमेंट की। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट। तो हम क्या करते हैं? इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं। अब इंपेयरमेंट टेस्ट करना क्या होता है? कंपैरिजन करना होता है। जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? हम कैरिंग अमाउंट वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट को जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी असेट्स इंपेयर्ड है या नहीं। अगर इंपेयर्ड है तो हम क्या करते हैं? इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हैं। अगर मान के चलो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कोई लॉस। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपकी केयरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो फिर हम इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, ठीक है। चलो, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स विद द रिकवरेबल अमाउंट, है ना। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है अभी मैंने समझाया, लेकिन यहां से पढ़ लो एक बार। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हायर ऑफ, हम दो चीजों में से निकालते हैं। अगर हम आज इसको सेल कर देते हैं तो इसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसमें से कॉस्ट टू सेल्स माइनस कर दो, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स निकाल लेंगे। और क्या करेंगे? हम वैल्यू इन यूज निकालेंगे। अगर हम इसको यूज करेंगे फ्यूचर में तो फ्यूचर में कितने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, है ना। कैसे मिलेंगे? हर साल हमें कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो नेट इनफ्लो कितना होगा, ठीक है। और क्या, जब हम इसको सेल करेंगे लास्ट में जाके तो रेसिजुअल वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी हमको। तो हम इन सब का क्या निकाल लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इसका यूज कंटिन्यूइंग रखते हैं तो वो अमाउंट निकल के आ जाती है, तो उसको बोला जाता है वैल्यू इन यूज, ठीक है। अब क्या बोलेंगे? अब हम रिकवरेबल अमाउंट किसको माने? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स को माने या वैल्यू इन यूज को? तो इसमें से जो भी हायर अमाउंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा रिकवरेबल अमाउंट। और यही हमारे काम का है। हम क्या किन चीज का कंपेयर करते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट में? केयरिंग अमाउंट वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। चलो, तो इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा? फॉर्मूला भी लिख दिया देखो। इंपेयरमेंट लॉस केयरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, है ना। केयरिंग अमाउंट फॉर एग्जांपल के लिए 10,000, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 8,000। तो 2,000 का लॉस आ जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं, ठीक है।
रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन कैरिंग अमाउंट मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। अगर ऐसा केस होता तो फॉर एग्जांपल के लिए कैरिंग अमाउंट है 6,000 और रिकवरेबल अमाउंट है 8,000, तो क्या इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे क्या यहाँ पर? नहीं। मतलब यहाँ तो गेन हो रहा है ना, तो गेन बुक होगा क्या? इंपेयरमेंट गेन की बात नहीं हो रही है, ओनली इंपेयरमेंट लॉस की बात हो रही है। चलो, तो एक एग्जांपल है फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये देखो। फेयर वैल्यू, प्राइस रिसीव्ड टू सेल असेट्स इन ऑर्डिनरी ऑर्डरली ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो मतलब कि फेयर वैल्यू कितनी मिलने वाली है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंक्लूड, अब जब सेल करोगे तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी लगेगा। हम एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे असेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, और अगर हम इसको सेल करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी। वो कितनी लगेगी? जैसे लीगल फीस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, रिमूवल कॉस्ट, तो आपको एग्जाम में दी होती है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो कि ये कॉस्ट कॉस्ट टू सेल्स क्या बोलते हैं सर, ठीक है। तो कॉस्ट टू सेल्स लगेगी कुछ ना कुछ, तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ले लिए। तो एग्जांपल है, मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि फेयर वैल्यू कितनी है? 10 लाख। और सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 50,000। तो आपसे पूछेंगे कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कितनी है, तो आप बता देना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स 9,50,000 इस केस में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू इन यूज। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? देखो, वैल्यू इन यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ असेट्स एंड एंड वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वैल्यू इन यूज क्या होता है? तो कंटिन्यूइंग यूज ऑफ असेट्स से जो हमें कैश फ्लो मिलेंगे वो, और डिस्पोजल के टाइम पे जो हमें कैश फ्लो मिलेगा, हम उसका भी क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या वर्डिंग क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंटिन्यू यूज ऑफ असेट्स एंड डिस्पोजल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो ऐसे निकलता आपका वैल्यू इन यूज। आपके लेवल पर, एफआर लेवल पर इतना ही पूछा जाता है। अब फ्यूचर कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है ना, हम नेट निकालते हैं। इनफ्लो भी कंसिडर किया जाता है और आउटफ्लो भी कंसिडर किया जाता है। रेट कौन सी लेते हैं डिस्काउंटिंग के लिए? प्री टैक्स, ध्यान रखना कौन सी? प्री टैक्स, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पर। बढ़ते नेक्स्ट। अब ये टेस्ट कब करते हैं? क्या हम हर असेट्स पर हर साल टेस्ट करें क्या? तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना सिस्टम, बहुत सारी असेट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या हम हर साल उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट करें क्या, कंपैरिजन करें क्या, सारी असेट्स का कैरिंग अमाउंट और सारी असेट्स का रिकवरेबल अमाउंट? आंसर इज नो। हमें जब कोई इंडिकेशन मिलेगा तभी हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्या होना चाहिए? इंडिकेशन होना चाहिए, और ये इंडिकेशन हम हर बैलेंस शीट पर देखते हैं कि कोई इंडिकेशन है क्या। अब ये इंडिकेशन कहाँ से आ सकता है? या तो इंटरनल आ सकता है, या तो एक्सटर्नल हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, कि ये असेट्स इम्पेयर्ड हुआ है कि नहीं। तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन, आप खुद सोचो लॉजिकली, कि आप अपनी असेट्स की कैरिंग अमाउंट दिखा रहे हो फॉर एग्जांपल के लिए 10,000, ठीक है, लेकिन इसका रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया होगा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये असेट्स डैमेज हो गई है। क्या हो गई है? आपको लगता है कि डैमेज हो गई है, या इसका परफॉर्मेंस है ना बहुत वीक हो गया है, तो फ्यूचर में जो हमारे को कैश फ्लो मिलना है वो अब बहुत कम मिलेंगे, यानी कि आपका रिकवरेबल अमाउंट कम आ जाएगा उस केस में फिर। तो हमें क्या करना होता है? हर बैलेंस शीट डेट पर, यानी कि हर रिपोर्टिंग डेट पर हमें इम्पेयरमेंट के इंडिकेशन से देखना होते हैं। तो लाइन क्या बोलता है देखो, एट ईच रिपोर्टिंग डेट एन एंटिटी मस्ट असिस वेदर देर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर साल टेस्ट करना नहीं, हमें इंडिकेशन से देखना होते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? दो टाइप के, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, जैसे असेट्स डैमेज हो गई, वॉन आउट हो गई, तो अब क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है, इससे जो फ्यूचर के कैश फ्लोज मिलने वाले हैं हमें वो कम मिलेंगे, यानी कि अल्टीमेटली बोलूँ रिकवरेबल अमाउंट आपका कम हो जाएगा। अब रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा फिर। तो इंडिकेशन होगा तभी इंपेयरमेंट टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना। असेट्स इज परफॉर्मिंग वर्स देन एक्सपेक्टेड, हमने जैसा सोचा था वैसे परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट पर इंपैक्ट आएगा। चेंज इन वे असेट्स यूज, पहले हम किसी और काम के लिए यूज कर रहे थे, अब किसी और काम के लिए यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उसका रिकवरेबल अमाउंट में चेंज आ जाएगा। तो उसकी वजह से आपका इंपेयरमेंट हो सकता है, यानी कि हमें इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे तो हमेशा इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। हम जस्ट एक चेक कर रहे हैं कि हमारा रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारा कैरिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो उस केस में ही केवल इंपेयरमेंट लॉस बुक करना होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं अगर कोई इंडिकेटर हो, और इंडिकेटर हम हर बैलेंस शीट पर देखेंगे। नटशेल में इंडिकेटर हम हर बैलेंस शीट पर देखते हैं, जरूरी नहीं है अगर इंडिकेटर कुछ मिला ही नहीं हमको, कोई इंडिकेशन ही नहीं है इंपेयरमेंट का, तो क्या इंपेयरमेंट टेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। चलो,
आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या मिलते हैं, जैसे हम अभी डिस्काउंटिंग रेट ले रहे हैं, तो अगर डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज हो जाए तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगा, तो हमारा क्या हो सकता है, इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट में ऐसा कोई सिग्नल मिलता है कि रेट इंक्रीज हो गए हैं, डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज हो गया, तो हम हमें इंडिकेशन मिल रहा है, तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लेंगे फिर। ठीक है, तो क्या क्या एक्सटर्नल है बता देता हूँ। मार्केट प्राइस हैज फॉलोन अ लॉट, बहुत मार्केट प्राइस कम हो गई, जो हमारी असेट्स की फेयर वैल्यू बहुत कम हो गई, तो रिकवरेबल अमाउंट इंपेक्ट हो जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, अब हमारा रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन आर बेड, हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, मार्केट के हिसाब से सोचो कि इकोनॉमी रिसेशन आ गया है, फॉर है ना, रिसेशन आ रहा है, तो उसकी वजह से भी अब क्या होगा, यहाँ पर इंपैक्ट आएगा रिकवरेबल अमाउंट पर। तो अल्टीमेटली सही, सच बताऊं, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं पता है? आपके रिकवरेबल अमाउंट पर इंपैक्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं रिकवरेबल अमाउंट आपका इंपैक्ट हो रहा होता है। तो हमें एग्जाम में आइडेंटिफाइड करना होता है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब इनसाइड द बिजनेस, बिजनेस की वजह से, हमारे बिजनेस की वजह से जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी वजह से रिकवरेबल रिकवरेबल अमाउंट इंपेक्ट हो रहा है क्या, हमारे बिजनेस की वजह से नहीं हो रहा है, ये तो मार्केट की कंडीशंस की वजह से हो रहा है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, ये आउटसाइड द बिजनेस की वजह से कोई इंपेक्ट पड़ रहा है रिकवरेबल अमाउंट का, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। तो मैं बड़े नट शेल में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन आप डिसीजन कैसे लोगे, तो ध्यान रखना आपकी वजह से हो रहा है, यानी कि आपके बिजनेस इनसाइड, आपके जो बिजनेस में जिस तरीके से आप असेट्स को यूज कर रहे हो, उसकी वजह से अगर आपके रिकवरेबल अमाउंट पर इम्पेक्ट पड़ेगा, तो वो है आपका इंटरनल इंडिकेटर। ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है, लॉ और रेगुलेशन चेंज हो जाता है। अगर लॉ और रेगुलेशन चेंज हो जाता है, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई इक्विपमेंट था, कोई मशीनरी थी, अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गवर्नमेंट ने, 5 साल यूज नहीं कर पाओगे आप उसको, केवल 2 साल यूज कर पाओगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा रिकवरेबल अमाउंट इम्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट, लेकिन कुछ असेट्स ऐसी भी है जिनका एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ही होता है, चाहे इंडिकेटर हो या ना हो, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत फेवरेट है ना। कौन कौन सी असेट्स ऐसी है, परचेज्ड गुडविल, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो इंपेयरमेंट की बात ही नहीं आती, तो कौन सी गुडविल, परचेज्ड गुडविल। दूसरी, ऐसी असेट्स जिसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट हो, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तीसरी, इंटेंजिबल असेट्स जो अभी तक रेडी फॉर यूज में नहीं आई, मतलब कि जो डेवलपमेंट फेज में है, IS 38 में पढ़ा था हमने, ऐसी असेट्स जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो हम उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट हर साल करेंगे। ठीक है, तो देखो, गुडविल, परचेज गुडविल, इंटेंजिबल असेट्स विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल असेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, नोट, दिस असेट्स आर नॉट अमोटाइज, हमने वहां पर पढ़ा था IS 38 में भी, ये असेट्स अमोटाइज नहीं होती है। ओनली इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ इम्पेयरमेंट टेस्ट ही अप्लाइड होता है इस पर। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इम्पेयरमेंट क्या होता है, इम्पेयरमेंट टेस्ट कब किया जाता है, 3 असेट्स का इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअली करना ही होता है। अब आते कैश जनरेटिंग यूनिट पर, अब ये क्या है, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, कंपेयर कर रहे थे केयरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को। अब ये रिकवरेबल अमाउंट है ना, निकालना बड़ा चैलेंजिंग वर्क है, हर असेट्स का हम रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि वो कितना इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करके दे रहा है हमें नहीं पता चलता। जैसे एक ऑफिस है ना, इस ऑफिस में टेबल है, कंप्यूटर है, एयर कंडीशनर है, ये कैमरा लगा हुआ है आपके सामने, तो क्या ये इंडिविजुअली कोई कैश जनरेट करके दे रहे हैं क्या, नहीं, ये इंडिपेंडेंटली तो नहीं दे रहे, लेकिन ये एज ए यूनिट काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। मैं ये बता सकता हूं कि इन सारे इक्विपमेंट को मिलाकर मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग यूनिट हो सकती है, तो हम उसको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट। हम पूरे बिजनेस को मिला के बोल रहे हैं कि कैश जनरेटिंग नहीं, एक बिजनेस में हो सकता है एक से ज्यादा कैश जनरेटिंग यूनिट हो, है ना। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ असेट्स दैट जनरेट इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं रिटेल शॉप का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरी एक रिटेल शॉप है, उसमें एयर कंडीशनर है, कंप्यूटर भी है ना, रिसेप्शन डेस्क भी है, मतलब फर्नीचर वगैरह सब कुछ है। तो ये इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पा रहे, लेकिन एज ए पूरी रिटेल शॉप ये क्या कर पा रहे हैं, ये कैश जनरेट कर पा रहे हैं। अब ऐसी शॉप मेरी है ना, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, 3 जगह पर है। तो ये मेरी एक शॉप जो दिल्ली में है वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, मुंबई वाली शॉप भी मेरी कैश जनरेटिंग यूनिट है, और बेंगलोर वाली भी
शॉप कैश जनरेटिंग यूनिट है। क्यों बोल रहा हूं ऐसे? क्योंकि सबके अपने अपने कस्टमर्स हैं, सब इंडिपेंडेंटली अपना कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में तीन रिटेल शॉप है, इसको हम क्या बोलेंगे, तीन थ्री सीजीयू है। तो आप ऐसा मत सोचना कभी भी कि एक बिजनेस में एक ही सीजीयू होता है, एक से ज्यादा सीजीयू हो सकते हैं। ठीक है? तो देखो डेफिनेशन पढ़ो अब। सीजीयू इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ असेट्स दैट जनरेट कैश इनफ्लोस लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर असेट्स। ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, अपना कैश फ्लो जनरेट कर पाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है सीजीयू का, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा फोकस करके आपको समझाया है। तो स्मॉलेस्ट याद रखना हमेशा, एक बिजनेस में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, सीजीयू हो सकते हैं। यूज्ड व्हेन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल असेट्स कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। कब यूज होता है इस सीजीयू का कॉन्सेप्ट? जब हम रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल पा रहे एक का, तो एक काम करो ना, ग्रुप का देखो कितना है। ठीक है? चलो, इंपेयरमेंट ऑफ द सीजीयू, ऑर्डर ऑफ अलोकेशन। अब क्या हुआ समझो, आपकी जो सीजीयू यूनिट है उसमें 4 से 5 असेट्स है, उस सारी असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल के लिए $50,000, और इन सारी एसेट्स का मिलाकर रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है 40,000। तो क्या हुआ, 10,000 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ। अब ये इंपेयरमेंट लॉस किस असेट्स से रिलेटेड है? आपके पास तो बहुत सारी असेट्स है ना एक सीजीयू में, तो किस असेट्स से रिलेटेड वो इंपेयरमेंट लॉस है, कहाँ बुक करोगे, किस असेट्स में बुक करोगे? तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो इंपेयरमेंट लॉस है ये अलोकेट करना होगा असेट्स के ऊपर। तो कैसे करेंगे? उनकी केयरिंग अमाउंट के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जो भी इंडिविजुअल असेट्स की केयरिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। तो इसको बोला जाता है अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। तो ऑर्डर क्या होगा, तो आपके ग्रुप में अगर गुडविल है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप गुडविल पर लॉस अलोकेट करोगे। और फिर जो रिमेनिंग अब लॉस बचा, जो भी रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस बचा वो क्या करोगे आप, रिमेनिंग असेट्स की केयरिंग अमाउंट के बेसिस पर आप अलोकेट करोगे। अब रिमेनिंग असेट्स में क्या क्या आएगा, क्या जितनी भी असेट्स सारी आ जाएगी? नहीं। मतलब अब हमें स्कोप पता होना चाहिए स्टैंडर्ड का। तो देखो अब आपके लेवल पर जितना है, एफआर लेवल पर मैं आपको बताता हूँ क्या पूछता है वो। इन्वेंट्री, अगर आपके इसमें इन्वेंट्री या मैं बोलूँ करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स के ऊपर क्या इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा? नहीं। देखो इन्वेंट्री ऑलरेडी ना रिकवरेबल अमाउंट पर होती है। कैसे? कॉस्ट आर एनआर में विच एवर इज लोअर, यानी कि उसके लिए आईएस 2 एप्लीकेबल है ऑलरेडी। तो वहां तो छोड़ ही दो, उसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक मत करना। यही आपके है ना एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नो, करंट असेट्स में क्या आ जाएगा, आपका कैश आ जाएगा, रिसीवेबल्स आ जाएंगे, आपका इन्वेंट्री आ गया। तो इसके ऊपर लॉस अलोकेट नहीं करना है। फिर किस पर करेंगे, जो भी रिमेनिंग आपकी नॉन करंट असेट्स बची उस पर आप अलोकेट कर देना, दैट्स इट। चलो, तो यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है, फर्स्ट अलोकेट किस पर करोगे, गुडविल पर, देन अदर असेट्स प्रो रेटा बेस्ड ऑन द कैरिंग अमाउंट। एक और चीज बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है सीजीयू में कोई असेट्स है ना डैमेज्ड हो जाती है, डैमेज्ड हो जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डैमेज असेट्स पर इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। ये स्पेशल पॉइंट है, हर केस में नहीं होगा, इसलिए देखो मैंने लिखा है यहाँ पर। डैमेज्ड असेट्स के केस में क्या करोगे, इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट करेंगे सबसे पहले उस असेट्स पर, फिर किस पर करोगे, सेकंड गुडविल पर, फिर तीसरा नंबर किसका आएगा, फिर रिमेनिंग असेट्स पर। चलो, अब एक एक और यहाँ पर प्रैक्टिकली चैलेंज आता है, वो समझो, है ना, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो वहां पर। जब भी आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे, जब भी आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे तो कितना बुक करोगे? जैसे मान के चलो अलोकेशन में कितना निकल के आ गया, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। असेट्स ए, बी, ये सी, इसका कैरिंग अमाउंट कितना है? फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका 100, इसका 200 और इसका 300, हम रेंडमली ले रहे कुछ भी ना, टोटल लगा देंगे, ये कैरिंग अमाउंट है इसका। अब इसके रिकवरेबल अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 60 है। कितना है, 60 है। हम इतना रिकवर कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसका मुझे पता नहीं है, तो अगर मुझे रिकवरेबल अमाउंट पता नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं डैश लगा देता हूँ 2 मिनट के लिए, मुझे रिकवरेबल अमाउंट पता नहीं तो हम जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। इसका भी मुझे पता नहीं है, तो रिकवरेबल अमाउंट मुझे सिर्फ एक का पता है। अब अलोकेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितना है, क्योंकि हमने सीजीयू में टेस्ट किया, अलोकेटेड इंपेयरमेंट लॉस वो कितना कितना है मैं बताते जाता हूँ आपको। ये आ गया, मान के चलो 80। कितना अलोकेट करना है, 80 करना है। यहाँ पर कितना करना है, यहाँ पर मुझे 300 करना है, और यहाँ पर कितना करना है, यहाँ पर 200 करना है। आप बताओ, ये आप अलोकेट करोगे तो आप कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट,
कैरिंग अमाउंट कितनी आने वाली, बताओ। 100 में से 80 जाएगा, अलोकेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितना है, 80 है। तो अगर 100 में से इंपेयरमेंट लॉस कितना अलोकेट हुआ है, 80 का, तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 20 आ गई। 20 आ गई, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये इंपेयरमेंट लॉस का अलोकेशन है उसके बाद आपकी जो कैरिंग अमाउंट है वो आपके रिकवरेबल अमाउंट से भी कम पर आ रही है। तो रिकवरेबल अमाउंट से कम पर नहीं आना चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट से कम पर नहीं आना चाहिए। तो आप कितना मैक्सिमम कितना कर सकते हो यहाँ पर अलोकेशन, बताओ मुझे। आप यहाँ पर मैक्सिमम 40 का ही क्या कर सकते हो, अलोकेशन कर सकते हो। यानी कि ये केयरिंग अमाउंट कितनी आ जाना चाहिए आपकी, रिकवरेबल अमाउंट पर आ जाना चाहिए। तो कितना लॉस बुक करूं मैं यहाँ पर, आप बताओ। 100 की केयरिंग अमाउंट है आपकी, अगर मैं 40 का लॉस बुक कर दूंगा तो ये रिकवरेबल अमाउंट पर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर भले ही मेरा क्या था, अलोकेटेड इंपेयरमेंट लॉस 80 था, लेकिन हम कितना बुक कर पा रहे हैं, ओनली 40। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा 80 कर देंगे तो क्या हो रहा है, आपका रिकवरेबल अमाउंट से भी कम पर आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है। तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, अगर आप ध्यान से अगर समझो कॉन्सेप्ट को, तो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, किस पर रिस्टोर हो जाती है, वो रिकवरेबल अमाउंट के बराबर आ जाती है इंपेयरमेंट के केस में। जब आप इंपेयरमेंट करते हो तो इंपेयर करने के बाद आपकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से कम पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट ही हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट में असेट्स ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए। तो अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो फिर। हाँ, स्टैंडर्ड बोलता है ओवर स्टेट नहीं करना है, लेकिन अंडर स्टेटेड भी नहीं करना है। मतलब किस पर दिखाना है, रिकवरेबल अमाउंट पर तो दिखाओ एटलीस्ट। चलो, अब इस केस में क्या होगा, कैरिंग अमाउंट 200 है लेकिन रिकवरेबल अमाउंट नहीं बताइए, तो जीरो। क्या बोलेंगे, जीरो। तो यहां पर देखो, हम अगर 300 का लॉस बुक कर देंगे तो ये तो नेगेटिव फिगर आ जाएगा ना। देखो, कैरिंग अमाउंट -300, लॉस ज्यादा बुक कर देंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। कितना कर सकते हैं, जीरो तक आ जाए तो कितना कर पाएंगे, ओनली 200। 200 कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस कितना, 200 ओनली। अब यहां पर कितना कर पाएंगे, यहां पर पूरा 200 कर पाएंगे, है ना। 300 -200, तो यहां पर आपका कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट कितना आ रहा है, 100। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझाया गया है। आफ्टर सॉरी, असेट्स कैरिंग अमाउंट कैन नॉट रिड्यूस बिलो, किससे कम नहीं जाना चाहिए आपका कैरिंग अमाउंट, आफ्टर इंपेयरमेंट। आफ्टर इंपेयरमेंट असेट्स कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो, डैमेज्ड असेट्स का बता दिया मैंने आपको कि सबसे पहले डैमेज्ड असेट्स क्या होगी आपकी, इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट कहाँ करोगे, सबसे पहले डैमेज्ड असेट्स में, फिर गुडविल में, फिर रिमेनिंग असेट्स में, इन देयर कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शन। चलो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इंपेयरमेंट लॉस का। अब यहां पर है ना दो मॉडल, अब यहां से ना कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है। अब यहां तक तो बहुत इजी था, एक सिंगल असेट्स थी, कॉस्ट मॉडल हम एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर रिवोल्यूशन मॉडल भी आ सकता है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं आपके। गलती होने के चांसेस कैलकुलेशंस में होते, कंसेप्ट में नहीं होते। कंसेप्ट आपके अब तक बन गए, अब कैलकुलेशन की बात आ रही है, दैट्स इट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस, कॉस्ट मॉडल पर असेट्स है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी लॉस आएगा इंपेयरमेंट लॉस, उसको आप पीएनएल में डेबिट कर दोगे। ठीक है, पीएनएल में ले जाओगे, चार्ज कर दोगे एज एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल की, तो एंट्री देखो, यहाँ पर एंट्री भी लिखी है, वैसे जरूरत नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट और द रिवैल्यूएशन मॉडल। अब आप इस इंपेयरमेंट लॉस को कैसे ट्रीट करोगे, रिवैल्यूएशन की तरह। रिवैल्यूएशन की तरह मतलब, रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ ले जाते हो, आप कैसे ट्रीट करोगे, रिवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट करोगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाता है, अगर आपके पास आपकी असेट्स रिवैल्यूड पर रखी है, तो आपके पास अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा तो सबसे पहले कहाँ ले जाते हो रिवैल्यूएशन लॉस को, ऑफसेट करते हो ना रिवैल्यूएशन सरप्लस से। तो जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा आप क्या करोगे, ओसीआई में ले जाओगे। सबसे पहले किससे एडजस्ट करोगे, सरप्लस से एडजस्ट करोगे। मान के चलो आपका सरप्लस कितना है, रिवोल्यूशन सरप्लस आपके पास $10,000 का, आपका इंपेयरमेंट लॉस है वो 12,000 का है। तो पहले तो 10,000 ले जाओ आप ओसीआई में, और रिमेनिंग 2,000 फिर पीएनएल में ले जाओ। अगर आपकी असेट्स रिवैल्यूड पर तो रखी है लेकिन पहले भी लॉस हुआ था, तो ओसीआई में कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा ना। तो फिर ये जो पूरा की पूरा इंपेयरमेंट लॉस भी कहाँ ले जाओगे, आप पीएनएल में। कंसेप्ट वही है जो आपने रिवोल्यूशन में पढ़ा है, मतलब इसको कैसे ट्रीट करना है, इंपेयरमेंट लॉस को रिवोल्यूशन लॉस की तरह ट्रीट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ना। तो आपको IS 16 याद आ जाना चाहिए, रिवोल्यूशन के जो हमने देखे हुए वहां पर सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई कर देना। क्या मानोगे इंपेयरमेंट लॉस को, रिवोल्यूशन लॉस मानना।
नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल मतलब अभी क्या हो रहा है कि आपने सोचा था कि आपके परफॉर्मेंस कम हो गया है ना असेट्स का, तो आपने क्या करा था, इंडिकेशन मिले थे तो इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लिया था आपने, इम्पेयरमेंट इम्पेयर्ड हो गई थी आपकी एसेट्स। लेकिन मान के चलो कि अब क्या हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, आपका एस्टिमेशन चेंज हो रहा है कि इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, है ना, मतलब कि अब आपको लग रहा है कि ये क्या हो जाएगा, अब इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने बुक कर दिया है अब उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट अभी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलता है देखो, अलाउड व्हेन, रिवर्सल अलाउड है कब, देर इज अ चेंज इन एस्टिमेट यूज टू डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट, दैट्स इट, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ रही है अल्टीमेटली, अगर सोचोगे ना तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो जो हमने पहले लॉस मान के चले थे अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो उसको बुलाता है इम्पेयरमेंट रिवर्सल। लेकिन क्या गुडविल के ऊपर जो लॉस बुक किया वो कभी भी रिवर्स हो सकता है क्या? नेवर। गुडविल के ऊपर बुक किया गया इम्पेयरमेंट लॉस कभी भी आप रिवर्स नहीं करोगे, ये आप फिक्स कर लो अपने माइंड में। नॉट अलाउड फॉर द गुडविल इम्पेयरमेंट इज नेवर रिवर्स्ड। ठीक है, लेकिन इसका है ना एक लिमिटेशन है, आप कितना करोगे रिकवरेबल अमाउंट। तो एक लिमिट क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक असेट्स थी जिसको हमने इम्पेयरमेंट किया था, ऐसे समझो। असेट्स की कैरिंग अमाउंट थी 10,000। ठीक है, और इसके ऊपर हमने इंपेयरमेंट लॉस आईएल बुक किया था, मान के चलो 2,000, कितना किया था 2,000, और इसका कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, अगर 2,000 का बुक करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब है ना रिकवरेबल अमाउंट, कुछ सालों बाद क्या होता है रिकवरेबल अमाउंट हम पता करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ईयर वन था, ईयर वन था, ईयर थ्री में जाके ना रिकवरेबल अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है। तो क्या हम 12,000 पर इसको लेके आ जाए क्या, हम इंपेयरमेंट लॉस कितना यहाँ पर रिवर्स करें, पूरा 2,000 कर पाएंगे क्या? देखो, पहली चीज समझो, क्या हम इसको रिकवरेबल अमाउंट पर लेके आ जाएंगे क्या? तो सबसे पहले मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इन 2 सालों में जो डेप्रिसिएशन लगा है या इंटेंजिबल है तो अमोटाइजेशन हुआ है उसको भी तो लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर, 2 साल में कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस पे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ 2,000, यानी कि केयरिंग अमाउंट कितनी है, तो मुझे सबसे पहले केयरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा ना, ईयर थर्ड में केयरिंग अमाउंट कितनी है? तो ईयर थर्ड में ये केयरिंग अमाउंट है, एक काम करते हैं यहाँ ले लेते हैं ना, एक साइड ले लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ, यहाँ पर ये केयरिंग अमाउंट है और ये रिकवरेबल अमाउंट है। तो थर्ड ईयर के एंड में आके मुझे पता चल रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट और केयरिंग अमाउंट कितना है। तो ये 6,000 की जो असेट्स में 12,000 पर ले जाऊं क्या, 6,000 में यहाँ पर लॉस रिवर्स कर दूं क्या? नहीं, हमने लॉस तो 2,000 ही बुक किया है ना, तो 2,000 से ज्यादा तो किसी भी केस में यहाँ पर रिवर्सल हो ही नहीं सकता, लेकिन हम 2,000 भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये असेट्स कभी भी इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ ही नहीं होता इसके ऊपर, अगर इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ ही नहीं होता कभी भी इसके ऊपर, यानी कि इंपेयरमेंट लॉस कभी भी बुक नहीं हुआ होता, तो आज क्या कैरिंग अमाउंट आती, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। हमें कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है ना, आप डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ इसमें से। तो कैरिंग अमाउंट आती है हमारी फॉर एग्जाम्पल के लिए कितनी आती, 7,000 आती। अगर हम इंपेयरमेंट कभी करते ही नहीं तो हमारी आज के दिन कैरिंग अमाउंट कितनी आती, 7,000 आती। तो हम मैक्सिमम इस 6,000 को 7,000 पर ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ ही नहीं होता तो हमारी असेट्स आज, असेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी होती, 7,000 होती। तो हम मैक्सिमम 1,000 का ही क्या कर सकते हैं, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हैं, ना कि 2,000 का। आप ये मत बोल देना सर जितना पहले हमने इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया तो उतना कर दो आप, नहीं, ओनली आप 1,000 रिवर्स कर सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर से क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन कम लगना चालू हुआ, आपका डेप्रिसिएशन भी तो कम हो गया, आपकी कैरिंग अमाउंट कम हो गई तो आपका डेप्रिसिएशन कम हो गया। लेकिन अगर आपने इंपेयरमेंट लॉस नहीं बुक हुआ होता तो आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता। यही कंसेप्ट है उसका और कुछ भी नहीं है, तो है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप ये याद रखो कि जब भी आप रिवर्सल की बात करो तो मैक्सिमम कितना रिवर्स कर पाओगे, अगर आपने ये इंपेयरमेंट लॉस नहीं बुक किया होता तो क्या कैरिंग अमाउंट आती है आपके बुक्स में, दैट्स इट, वहां तक कि आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। लिमिट आफ्टर रिवर्सल कैरिंग अमाउंट कैन नॉट एक्सीड कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव एग्जिस्टेड इफ नो इम्पेयरमेंट हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड। इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, मैंने छोटे से एग्जांपल से समझाया आपको। चलो
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। हमारा अभी तक कॉन्सेप्चुअली हमने सब कुछ समझ लिया, अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, कुछ बड़े एग्जाम्पल भी है, तो समझते हैं सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक इंपेयरमेंट टेस्ट, है ना, सिंगल असेट्स, है ना, एक ही असेट से कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अ कंपनी ऑन्स मशीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन, कहाँ यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन में, एट 31 मार्च 20x5 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। केयरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन 12 लाख है। फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू ये दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दे रखा है, और वैल्यू न्यूज। अच्छा बताओ मुझे, ये इससे क्या निकालोगे। आपको इम्पेयरमेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, केयरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। तो केयरिंग अमाउंट तो दे रखा है 12 लाख, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, तो रिकवरेबल अमाउंट में हम देखते हैं विच एवर इज हायर, है ना, किस में से हायर देखते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स और वैल्यू न्यूज। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू दे रखी है 11,20,000, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दे रखा है 40,000। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स आ जाएगा। वो निकाल लो सबसे पहले, देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल या कॉस्ट टू सेल्स बोलते हैं इसको। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा, देखो 1120 में से 40 चला गया तो कितना बचा, 10,80,000। आराम से समझा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये कर लोगे तो आपका IS 36 में कोई कंफ्यूजन रहने ही नहीं वाला। स्टेप 2, डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट। तो हमने क्या निकाल लिया, एक तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी। तो हम दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे, है ना, वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, इसमें से कौन हायर है। तो देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ये निकाला, वैल्यू न्यूज क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, ये रहा 10,50,000। तो विच एवर इज हायर, हायर, हायर इज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कौन सा हायर, हम तो ये बोलेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट कितना हमारा। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा इतना है, मतलब इस असेट से आप मैक्स टू मैक्स कितना रिकवर कर सकते हो, है ना। तो आप 10,80,000 रिकवर कर सकते हो। चलो ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, यानी कि इंपेयरमेंट टेस्ट अब करेंगे। तो इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम, केयरिंग अमाउंट को कंपेयर कर रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट से। तो देखो केयरिंग अमाउंट कितनी है, 12 लाख दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ रिकवर कितना कर पाएंगे, ओनली 10,80,000। तो क्या आपकी असेट्स बुक्स में ओवर स्टेटेड है क्या, हाँ। आप कितने पर दिखा रहे हो, 12 लाख पर, लेकिन आप इससे मैक्सिमम कितना रिकवर कर पाओगे, 1080, यानी कि 1,20,000 आप एक्स्ट्रा दिखा रहे हो। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट लॉस बुक कर देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी इंपेयरमेंट लॉस बुक करने की, असेट्स आप क्रेडिट कर दोगे, कितने से क्रेडिट कर दोगे, चलो फुल एंट्री एक बार करके दिखा देता हूं। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कर दिया आपने, 120, क्रेडिट क्या कर दोगे, एक्यूमुलेटेड के थ्रू करना है तो ऐसे कर दो, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। और अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस से क्या होगा, बताओ मुझे। आप जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे तो उसमें क्या लिखोगे, जैसे मान के चलो कॉस्ट कितनी थी इस असेट्स की, ले लेते ना यहाँ से, 12 लाख लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, कितना, 120, 1 2 3, ये आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट। क्या आ गई, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। ये भी आपकी कैरिंग अमाउंट ही बोलते हैं इसको, है ना, लेकिन ये कैरिंग अमाउंट कौन सी होती है, अभी हमने कोई इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं करा। चलो, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो। तो 10,80,000 पर आ गई, यानी कि किस पर रिस्टोर हो गई है, आपके रिकवरेबल अमाउंट के बराबर आ गई। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रीटमेंट इंपेयरमेंट लॉस 1,20,000 इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ले जाते हैं इसको, P&L में ले जाते हैं। चलो, एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इंपेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड असेट्स, अगर रीवैल्यूड असेट्स है तो क्या होगा, देखते हैं। बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड, बिल्डिंग को रीवैल्यूड करा था, और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आई थी, 80 लाख, है ना, मतलब 80 लाख पर ये चल रही होगी हमारी बुक्स में। क्रिएटिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस 20,000, और उस टाइम पर 20 लाख का क्या हुआ था, यहाँ पर सरप्लस हुआ था, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा होगा। ठीक है, अब आज की डेट क्या है, 31 मार्च 20x6, तो इस दिन के हमें क्या पता होना चाहिए, केयरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट पता होना चाहिए। तो हम क्या कर पाएंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट कर पाएंगे। तो ये कैरिंग अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब माइनस कर दिया होगा इन्होंने, और ये हमें फाइनल बता दी 72 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितनी, ओनली 40 लाख, 45। तो बताओ क्या इंपेयरमेंट लॉस है क्या, यहाँ पर है कितना है, तो कैलकुलेट कर लो, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो ये देखो इंपेयरमेंट लॉस आपका आ गया 27 लाख। तो कहाँ ले जाओगे अब ध्यान रखना,
क्या करोगे इसको? आपके पास रिवोल्यूशन सरप्लस ऑलरेडी कितना है, 20 लाख। तो सबसे पहले इस लॉस को कहाँ ले जाओगे, आपसे पूछा जाता है। आप ओसीआई में डेबिट कर देना इस लॉस को। कहाँ पर? रिवोल्यूशन सरप्लस में आप डेबिट कर देना। कितना? 20 लाख। 27 में से 20 लाख तो आप रिवोल्यूशन सरप्लस से एडजस्ट कर दो। और क्या करोगे? 7 लाख रिमेनिंग पीएनएल में ले जाना, पीएनएल में डेबिट कर देना। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट द रिवोल्यूशन सरप्लस दैट, है ना, 20 लाख। रिमेनिंग लॉस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 लाख। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। अभी तक हमने क्या देखा? हमने कॉस्ट मॉडल भी देख लिया, हमने रिवोल्यूशन मॉडल भी देख लिया। ठीक है। इंपेयरमेंट दोनों समझ में आ गया। अब आते हैं रिवर्सल पर। रिवर्सल पर क्या होगा? कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, अब थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। किस वजह से? कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो समझते हैं। अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 20 X1 फॉर $50,000, 50,000 विद द यूजफुल लाइफ ऑफ द 10 ईयर्स, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा हर साल? कोई रेसिजुअल वैल्यू नहीं दी, तो 5,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा? 5,000 हर साल आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 20 X3, यानी कि 2 साल बाद, देखो यहां से अगर काउंट करोगे तो कितना आएगा? 2 3, है ना, 2 साल बाद। इट्स रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 28,000। और 20 X6 का डेटा दे रखा है। ड्यू टू द इम्प्रूव्ड मार्केट कंडीशन इट्स रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज टू 40,000। इसका क्या हो गया है? इंप्रूव हो गया है। यहाँ पर क्या इंप्रूव हो गया? मार्केट कंडीशन इंप्रूव हो गई, तो आपका रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज हो गया, 40,000 आ गया। 20 X6 की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन द इम्पेयरमेंट एंड सब्सिक्वेंट रिवर्सल विद द कैलकुलेशन। तो यहां पर हमें दो कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, क्या क्या? सबसे पहले तो 20 X3 में हम देखेंगे कि कितना इंपेयरमेंट लॉस हुआ। फिर 20 X6 में क्या देखेंगे? कितना रिवर्सल कर रहा है। ठीक है। तो आप एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे? 20 X1 में हो ना आपने यहाँ परचेस करी, तो कितने साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे। 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आप कहाँ पर आ जाओगे? इस डेट पर आ जाओगे, 20 X3 पर आ जाओगे। तो आ जाओ, सबसे पहले वो काम करो, एकदम बेसिक सी चीजें। चलो आते हैं। 31 मार्च 20 X2 को केयरिंग अमाउंट कितनी है, पहले वो पता करो। क्या करना है हमें? हमें इस दिन की रिकवरेबल अमाउंट तो पता है, लेकिन केयरिंग अमाउंट नहीं पता, तो केयरिंग अमाउंट निकालो ना। सबसे आसान काम। तो हमने निकाली यहाँ पर केयरिंग अमाउंट। देखो डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 50,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000, 5,000 पर एनम। तो कैरिंग अमाउंट आ गया आपका 40,000। इस दिन रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है 28,000, तो कितना इंपेयरमेंट लॉस? 12,000 का। तो वो निकाल लिया हमने। इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 12,000। और अब आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई बुक्स में? ये इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई है 28,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पर लगेगा? इस नई वाली कैरिंग अमाउंट पर लगेगा। कितने साल बचे? 8 ईयर बचे सर। अब 10 में से 2 चले गए, तो कितने बचेंगे? 8 ईयर्स बचे। तो 8 ईयर्स में अब आप डेप्रिसिएट करोगे तो कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे आप? 28,000 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 3,500 अब आपका डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। ठीक है। तो अब आपने ये तो कर दिया इतना कि हर साल आप डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे। अब आ गए आप 20 X6 में। तो कितने साल हो गए यहाँ से? देखो, 4 5 6, 3 साल हो गए ना। तो आपको अब क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ इस दिन की केयरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं ना, डेप्रिसिएशन बुक कर दो 3 साल का। तो देखो हमने करा यहाँ पर। इस दिन हम कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट एट 31 मार्च 20 X6, 28,000। ये देखो, ये हमारी कैरिंग अमाउंट बची थी 20 X3 पर। उसमें से हम 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। पहले 5,000 लग रहा था, अब कितना लगेगा? ओनली 3,500 पर एनम डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गई? केयरिंग अमाउंट। तो नट शेल में पता है आपको क्या करना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए केयरिंग अमाउंट निकालने पर। ज्यादा ध्यान ही नहीं देना, केयरिंग अमाउंट निकाल लो। और रिकवरेबल अमाउंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस कंपेयर कर दो, तो क्या आ जाएगा? आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अगर है तो रिकॉग्नाइज कर लेना। तो यहाँ तो क्या हो रहा है? आपका केयरिंग अमाउंट 17,000 है और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 40,000। तो यहाँ इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ है। यहाँ तो हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है? इंपेयरमेंट रिवर्सल हो रहा है। तो कितना रिवर्स करोगे? अगर आप सीधे सीधे ये माइनस करोगे, 40,000 माइनस 17,500, देखो रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 40,000। 17,500 उसका केयरिंग अमाउंट है। तो आप बोलोगे सर 22,500 रिवर्सल कर दो। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं। हमने लॉस ही कितना बुक करा है? ओनली 12,000। तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्या 12,000 भी कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। 12,000 में हम पूरा रिवर्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमें अब देखना होगा कि अगर इस असेट्स पर इंपेयरमेंट लॉस बुक ही नहीं हुआ होता, अगर इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं हुआ होता, तो आज इस असेट्स की वैल्यू क्या होती वो निकाल लो, कैरिंग अमाउंट क्या होती। तो देखो कितने साल,
20x1 से 20x6 पर आ जाओ। कितने साल होते? 2 3 4 5 6, है ना, 5 साल। तो 5 साल डेप्रिसिएशन लगता है ना। तो 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाते? 50,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 5,000 हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा था। तो कितना लगता? 5,000 हर साल लगाते, तो 5 ईयर में 25,000 का डेप्रिसिएशन लगता। कितना? आपकी असेट्स कितने की है? 50,000 की। ये उसकी कॉस्ट थी। ये आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया 5 साल का। तो आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी आती? ये आपकी कैरिंग अमाउंट होती अगर डेप इफ नो इम्पेयरमेंट, इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस। अगर इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करते, ये आती। अभी इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने की वजह से आपकी बुक्स में कितना आ रही है? ये आ रही है 17,500। तो कितना रीस्टोर कर सकते हो? इस केयरिंग अमाउंट को आप मैक्सिमम कहां तक ला सकते हो? 25,000 तक ला सकते हो। तो कितना? 25,000 -17,500, यानी कि 7,500 ही आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम रिवर्सल कर सकते हो। मैक्स रिवर्सल। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? आपने पहले भले कितना भी लॉस बुक कर दिया हो, लेकिन आप अब रिवर्सल कितना कर सकते हो? ओनली 7,500। बड़ी सिंपल सी बात है ना। हाँ, देखो, मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड। However, the assets cannot increase the beyond depreciated historical cost. Depreciation historical cost at 31st March 20x6, 25,000 आ गई। 50,000 में से हमने 5,000 पर एनम डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो 25,000 आ गया। तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना? 25,000। यहां तक ही हम रिस्टोर कर सकते हैं। हमारी बुक्स में अभी कितने पर चल रही है? अभी 17,500 पर कैरिंग अमाउंट है ना। ये देखो, यहां से निकाली थी हमने। तो कितना? मैक्सिमम 7,500 ही आप रिवर्स कर सकते हो। तो रिवर्सल की एंट्री क्या करोगे? रिवर्सल कहाँ ले जाओगे आप इसको? आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आप बढ़ा दोगे 7,500 से, कैरिंग अमाउंट बढ़ा दोगे, और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट गेन P&L में जाएगा 7,500। क्लियर है? बहुत इजी है। डाउट क्यों आता है पता है? ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है कैलकुलेशन से? हम ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला, यहाँ पर निकाला, यहाँ पर वापस निकाल रहे, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही। आप है ना, माइंड को कूल रखो। आपको एक एक आइटम देखना है। 20x3 पर आ जाओ सबसे पहले। उस दिन का कैलकुलेशन सोचो ओनली, मुझे क्या चाहिए उस दिन की कैरिंग अमाउंट। कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट ले आओ। फिर उसके बाद मुझे 20x6 में चाहिए क्या? कैरिंग अमाउंट। तो उस दिन डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकाल के कंपैरिजन कर दो। ठीक है? तो इस तरीके से करोगे तो बहुत इजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट है आपका रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट प्लस रिवैल्यूएशन मॉडल ना। अभी हमने कॉस्ट मॉडल देखा था, अब रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ में देखते हैं। ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है ज्यादा। देखते हैं। A company purchased a building on 1st April 20x1 for 10 lakh. The building has useful life 20 years. Nil residual value है। Depreciation using the straight line method। ठीक है। The company applies the revaluation model under IAS 16। Additional information दे रखी है। 20x3 पर बिल्डिंग रिवैल्यूड हुई है। 20x5 पर रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, और 20x7 पर भी रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। ठीक है। तो अब हमें बताना है इन सबके ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे। इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस से कहाँ ले जाओगे, एटसेट्रा। हमें अल्टीमेटली केयरिंग अमाउंट निकालना है। इस दिन की निकाल लो, 20x7 की। ठीक है। समझो क्या क्या करोगे, बताओ आप मुझे। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया, एकदम इजी स्टेप्स। सबसे पहले क्या करोगे? 20x1 में आप बाई कर रहे हो, तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। कैसे लगाओगे डेप्रिसिएशन? 20 ईयर के बेसिस पर। रेसिडुअल वैल्यू नहीं ले तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? चलो, इसको एक्सेल में मैं आपको समरी करके बता देता हूँ, फिर वहां पे भी देख लेंगे। डिवाइडेड बाई 20। तो डेप्रिसिएशन लगाओगे 50,000 पर एनम। ठीक है। तो अभी आप किस डेट पर हो पहले तो वो देखो। 1 अप्रैल 20x1 पर आपकी कॉस्ट कितनी है? 1 अप्रैल 20x1 पर कॉस्ट गिवन है 10 लाख। आपको कहाँ पर आना है? कहाँ तक आना है? 20x3 पर। 31 मार्च 20x3। कितने साल होते बताओ मुझे? 31 मार्च, 31 मार्च 20x2 और 3, 2 साल हो रहे हैं, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप फॉर 2 ईयर। कितना? 50,000 एक साल का है, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। तो कॉस्ट में से हमने ये माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो आ गया हमारा कैरिंग अमाउंट।
तो मैंने क्या बताया आपको, ये सिंपल सा स्टेप, इस दिन कैरिंग अमाउंट कितनी है इस दिन है, क्या इस दिन रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है या इस दिन रिवैल्यूशन रिवैल्यूड अमाउंट दे रखा है, रिवैल्यूड अमाउंट दे रखा है, तो रिवैल्यूड करना है हमें, क्या करना है, रिवैल्यूड करना है। तो इस डेट पर हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूड कर रहे हैं, तो रिवैल्यूड अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 12 लाख। तो बताओ कितना डिफरेंस है, 3000 का। ये डिफरेंस क्या है का, रिवोल्यूशन गेन, रिवोल्यूशन गेन है। कहाँ जाता है ये बताओ मुझे, ओसीआई में जाता है। कहाँ ले जाते हो, पीएनएल में नहीं ले जाना, कहाँ ले जाते हो, ओसीआई में, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में ले जाते हो इसको, है ना। तो 3 लाख ये। अब मुझे बताओ आपकी नई वाली केयरिंग अमाउंट कितनी है इस दिन, आप क्या दिखाओगे बैलेंस शीट में, केयरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने पर दिखेगी, रिवैल्यूड अमाउंट कॉपी कर लेते हैं ना यहाँ से, इस पर दिखेगी। क्यों, क्योंकि अभी तक कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 9 लाख। अब आपने ये इंक्रीज कर दिया ना, एंट्री क्या करोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, तो असेट से इंक्रीज हो गई ना आपकी, कितने पर आ गई एसेट्स, अब इस पर आ गई। अब बताओ मुझे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पर लगाओगे, इस रिवैल्यूड अमाउंट पर लगाओगे। बताओ कितने ईयर्स बचे, टोटल लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स, 2 ईयर्स तो हो गए निकल गए, अब बचे कितने, 18। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ ना, पहले 18 ईयर्स बचे, कैसे 18 ईयर्स बता दिया मैंने। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, इस वैल्यू पर लगेगा, तो आपका ये हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, पर एनम। राउंड ऑफ कर लेना अगर करना हो तो, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया, अब आ जाओ पीडीएफ पर। पहला स्टेप, तो प्रिंसिपल मैंने आपको समझा ही दिया ऑलरेडी, हम आते वर्किंग पे डायरेक्ट। तो कितना आ गया हमारा, ये देखो कैरिंग अमाउंट आ गया, ये हमने निकाला, सॉरी यहाँ पर आ गए हम, ये रहा, रिवोल्यूशन सरप्लस में कितना ले गए, ये यहाँ इतना ले गए। अब डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा, वो निकाल लिया हमने। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखी, 20x5 पर क्या दे रखा है, रिकवरेबल अमाउंट। तो मुझे इस दिन का कैरिंग अमाउंट भी पता करना है, 31 मार्च 20x5, इस दिन का मुझे क्या पता करना है, कैरिंग अमाउंट पता करना है। कैसे निकालूंगा कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ना, कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ये तो 1 साल का है, मुझे 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ये 1 ईयर का है, तो मैं 2 ईयर का माइनस, 2 ईयर का निकाल लेता हूँ, ये रहा। तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये हमारी कैरिंग अमाउंट बन गई थी नई वाली, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, कैरिंग अमाउंट आ गया, है ना। इस दिन मुझे क्या दे रखा है, इस दिन मुझे रिकवरेबल अमाउंट भी दे रखा है, रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। तो कंपेयर कर रहे हैं हम रिकवरेबल अमाउंट, और ये कितना है रिकवरेबल अमाउंट, ये 680। तो क्या मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है क्या रिकवरेबल अमाउंट से, यस। तो क्या इम्पेयरमेंट लॉस है क्या, यस है। कितना इम्पेयरमेंट लॉस है, निकाल लो, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, तो इतना क्या है मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है, बुक कर दो, दैट्स इट। अब आपकी असेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, ये इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद आपकी असेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट पर आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखाओगे, ये वाली आप कैरिंग अमाउंट दिखाओगे, दैट्स इट। समझ में आ गया, चलो आ जाओ यहाँ पर समझाता हूँ, है ना। हमने यहाँ तक प्रोसेस कर ली, फिर हम कैरिंग अमाउंट निकाल रहे बिफोर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट से पहले कितनी, तो ये क्या करा हमने, इतनी हमारी कैरिंग अमाउंट बन गई थी रिवोल्यूशन के बाद, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो हमारा कैरिंग अमाउंट ये आ गया, ठीक है। मैच कर लो अब भले ही आप, ये देखो। उसके बाद क्या करा हमने, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करा, तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस निकल के आ गया, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया 386, कितना आ गया 386, ठीक है। अब नया वाला कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, 680 आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है, ये जो लॉस आया है, ये लॉस कहाँ ले जाओगे आप, इस लॉस को कैसे ट्रीट करोगे, रिवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट करोगे। तो क्या इस असेट्स के ऊपर पहले रिवैल्यूएशन गेन है क्या, कहीं हैगा,
हमने बुक करा है ना रिवोल्यूशन गेन, ये देखो 3 लाख का रिवोल्यूशन गेन आया था। तो सबसे पहले हम इससे ऑफसेट करेंगे, तो हमारा टोटल लॉस कितना है 386, तो 3 लाख तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा रिवोल्यूशन सरप्लस से, और रिमेनिंग पी एंड एल में जाएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे देखो। ओसीआई से कितना इम्पेयरमेंट लॉस ट्रीटमेंट, ओसीआई अप टू द रिवोल्यूशन सरप्लस 3 लाख, और रिमेनिंग कहाँ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका डेबिट कहाँ पर, रिवोल्यूशन सरप्लस में डेबिट हो गया, और एक कहाँ डेबिट हो जाएगा आपका, पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर रिवर ये हो गया सब कुछ। अब हमारी कैरिंग अमाउंट निकाल ली हमने, कैरिंग अमाउंट कितनी है, ये रही, मैंने बताई ना आपको कैरिंग अमाउंट 20x5 पर इतनी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी, 20x7 की इन्फॉर्मेशन थी। हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 9,50,000 पर जा रही है। तो चलो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस दिन का मुझे कैरिंग अमाउंट निकालना होगा। तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, आप बताना मुझे। कैरिंग अमाउंट इस पर लगेगा ना, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वापस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर, 680। कितने साल बचे हैं अभी, देखो टोटल 20 ईयर्स की लाइफ थी, तो टू यहाँ पर चले गए, टू यहाँ पर चले गए, तो टोटल 4 ईयर हो चुके हैं, अभी 16 ईयर बचा हुआ है। कितना बचा है, 16 ईयर्स। तो यूजफुल रिमेनिंग लाइफ, ऐसे लिखना चाहिए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 16 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा हर साल का, ये डेप्रिसिएशन हर साल का आ गया। तो बताओ मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे 20x7 में पहुंचना है, 31 मार्च 20x7। यहाँ की मुझे क्या निकालना है, कैरिंग अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर, ये तो 1 साल का है, तो 2 साल का कितना 85,000। तो 680 में से हमने ये 85,000 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया कैरिंग अमाउंट। इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट भी दे रखा है, सेम डेट पर रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9,50,000। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, रिवर्सल कर देंगे। कितना रिवर्सल कर पाएंगे, अगर ऐसा देखें तो हम बोल रहे हैं कि 3,55,000 रिवर्स कर दो, पॉजिटिव ले लेते हैं ना, रिकवर में से ये माइनस करते हैं। तो 3,55,000 आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाओगे, क्यों, हम इतना थोड़ी करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर इस असेट्स के ऊपर कभी इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं होता, इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं होता, तो फिर कितनी केयरिंग अमाउंट आती, उतने तक हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो बताओ मुझे, अगर इस पर इंपेयरमेंट नहीं हुआ था, तो इंपेयरमेंट कहाँ हुआ, देखो यहाँ पर इंपेयरमेंट हुआ ना, ये। तो इंपेयरमेंट से पहले क्या थी आपकी केयरिंग अमाउंट, ये थी। इसी रिवैल्यूड अमाउंट पर अगर डेप्रिसिएशन लगता तो कितना लगता हर साल, ये वाला डेप्रिसिएशन हर साल लगता। तो आप यहां से 20x3 से 20x7 पर आ जाओ, कितने साल होंगे, 4 ईयर, तो 4 ईयर का डेप्रिसिएशन लगा लो, इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस, है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं आप हर साल, आप ये डेप्रिसिएशन लगाते, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक 3 से 7 तक आने में कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। तो आप इतना डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कैरिंग अमाउंट आपको पता ही है कितनी थी कैरिंग अमाउंट, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर तो क्या निकल के आ गया मेरे सामने, ये कैरिंग अमाउंट निकल के आ गया अगर हम इम्पेयरमेंट करते ही नहीं तो हम कितना रीस्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, हम मैक्सिमम कितना रीस्टोर कर सकते हैं, हम मैक्सिमम रीस्टोर कर सकते हैं दिस माइनस दिस। तो हम इतना मैक्सिमम रीस्टोर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है 3,38,000, है ना, तो इतना ही रीस्टोर कर सकते हैं। चलो दिखा देता हूँ, 3,38,332, इतना मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है, तो बड़ा इजी काम है। चलो अब क्या एंट्री करोगे इस केस में, क्रेडिट करोगे, ऑब्वियसली बात है, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो क्या क्रेडिट करोगे,
38 क्रेडिट तो करोगे, लेकिन P&L में ले जाओगे या OCI में ले जाओगे? अब मुझे बताओ, क्या इससे रिलेटेड पहले कोई अमाउंट आप P&L में ले गए थे क्या? बताओ मुझे, P&L में ले गए थे क्या? हाँ ले गए थे ना। कितना? 86,000 इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था आपने। तो जितना आप P&L में ले गए पहले, तो उतना, मतलब जितना इम्पेयरमेंट लॉस आपने बुक कर दिया, उसको एडजस्ट कर दो। उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो फिर आप ले जाओ रिवोल्यूशन रिजर्व में। कहाँ ले जाओगे? रिवोल्यूशन रिजर्व में। ठीक है। तो जनरल एंट्री ये रही आपकी। जनरल एंट्री समझ में आ जाएगी आपको। अच्छा, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अगर मान के चलो यहाँ पर जो रिवर्सल है वो कितना होता? ओनली 30,000 होता, तो फिर क्या करते आप? P&L में ले जाते पूरा की पूरा। P&L में ले जाते पूरा की पूरा, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि जब वहीं से पूरा एडजस्ट हो रहा है तो फिर OCI में क्यों ले जाएंगे? नेक्स्ट, CGU विद द गुडविल। अभी तक हमने क्या समझ लिया? अब हमने सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझ ली। अब जो एग्जाम में आती है आपकी, है ना, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाए, 4 क्वेश्चन, पता है आपको? इम्पेयरमेंट रिवर्सल होगा तो क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत इजी है। आप एक बार अगर सेल्फ स्टडी कर लोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आना चालू हो जाएगा। पहली बार देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, 1 2 बार प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन की, आपका ये मक्खन जैसा स्मूथ हो जाएगा। चलो, अब CGU, केस जनरेटिंग यूनिट की बात कर रहे हैं। अभी तक हम इंडिविजुअल असेट्स की बात कर रहे थे, अब आ रहे हैं CGU पर। CGU के केस में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो देख रहे हैं। इम्पेयरमेंट एलोकेशन, ठीक है। तो ये CGU है आपका टोटल। CGU में क्या क्या है? बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल है, और करंट असेट्स है, ठीक है। तो टोटल कैरिंग अमाउंट क्या है इस पूरे CGU का? 100। और अलोकेट द इम्पेयरमेंट लॉस, अब हमें देखना है, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में? रिकवरेबल अमाउंट दे रखा होगा, लेकिन है ना यहाँ पर कुछ मिसिंग है फिगर। चलो यहाँ से बता देता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट कितना है। 70 का रिकवरेबल अमाउंट है ना, करेक्शन कर लेंगे हम। तो देखो, टोटल इंपेयरमेंट लॉस हम निकालेंगे। 100 का हमारा क्या है, कैरिंग अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट ओनली 70 का है, तो 30 लाख का क्या आ रहा है यहाँ पर? आपका इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है। तो इंपेयरमेंट लॉस कहाँ बुक करोगे सबसे पहले? कहाँ करना? गुडविल पर। किस पर करना? गुडविल पर। तो गुडविल को हटाओ सबसे पहले, 15 माइनस कर दो। टोटल 30 के लॉस में से 15 तो अलोकेट हो जाएगा गुडविल पर। रिमेनिंग 15 बचा, रिमेनिंग किस पर अलोकेट करोगे? बची हुई एसेट्स पर। तो बची कौन कौन सी एसेट्स है? करंट एसेट्स पर अलोकेट नहीं होगा, ध्यान रखना, इसको हटा दो। अब दो ही एसेट्स बची हमारे पास, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। तो इनका रेशो क्या बनेगा? इसका रेशो क्या बनाओगे? 40 + 20 कितना होता है? 60 होता है ना। तो 40 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई इंपेयरमेंट लॉस, तो बिल्डिंग पर आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई इंपेयरमेंट लॉस, तो आपका आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी पर कितना अलोकेट करना है। चलो यहाँ से दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करो, टोटल लगा लो, रिमेनिंग असेट्स की कैरिंग अमाउंट का टोटल लगा लो। ठीक है। अलोकेट कर दो। आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, कितना परसेंटेज है, कितना पोर्शन है, वैसे भी कर सकते हो। बिल्डिंग के ऊपर कितना? 40 डिवाइडेड बाई 60, तो ये प्रपोर्शन निकला। इंपेयरमेंट लॉस, रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 15 का। तो ये 10 लाख इसमें बिल्डिंग पर अलोकेट हो गया, और प्लांट एंड मशीनरी पर कितना हो जाएगा? ऐसे ही करोगे तो 5 लाख का। पोस्ट इंपेयरमेंट कैरिंग अमाउंट हमें क्या बताना होता है? पोस्ट इंपेयरमेंट कैरिंग अमाउंट, ये अलोकेट करने के बाद आपने माइनस करा, उसके बाद कैरिंग अमाउंट कितना? तो बिल्डिंग का कितना था? बिल्डिंग का 40 लाख था। कितना था? 40 लाख। इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक हुआ उस पर? 10 लाख, तो देखो 30 लाख बचा। प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी कैरिंग अमाउंट? 20, उसमें से 5 लाख का गया इंपेयरमेंट लॉस, तो कितना बचा? 15। गुडविल आपकी नील हो गई, क्योंकि गुडविल को हमने पूरा राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, 15 था, 15 माइनस कर दिया तो जीरो आ गया। करंट असेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं होगा, है ना, क्योंकि इस पर स्टैंडर्ड लगता ही नहीं है ये, 25। तो फिर करंट असेट्स को कैलकुलेशन में क्यों लिया? क्योंकि उसको मिला के ही तो हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट बन रहा है, ध्यान रखना। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सीजीयू में हम कंसिडर करेंगे, हम रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का जब कंपैरिजन करेंगे तब तो उसे कंसिडर करने लेंगे। हम इंपेयरमेंट लॉस भी निकाल लेंगे। नटशेल में बोलूं, इंपेयरमेंट लॉस निकालने तक कैरिंग, जो करंट असेट्स है उसको कंसिडर करो। जब अलोकेशन की बात आएगी, इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट करना है कि नहीं करना, तब आप करंट असेट्स पर मत करना। ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल रिवर्सल अलाउड और नॉट, बताओ मुझे, रिवर्सल अलाउड होता है क्या गुडविल के ऊपर? नहीं होता। ठीक है। अ केस जनरेटिंग यूनिट रिकॉग्नाइज द गुडविल इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 8 लाख इन 20x4। इन 20x6 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द CGU इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। कैन गुडविल इम्पेयरमेंट बी रिवर्स? नो, नेवर, कभी नहीं। ठीक है। नो रिवर्सल इज अलाउड फॉर द गुडविल इम्पेयरमेंट।
चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है आपका स्पेशली डैमेज्ड असेट्स का क्वेश्चन है सीजीयू में। ठीक है। अगर आपके पास सीजीयू है उसमें कोई डैमेज्ड असेट्स है तो हम क्या करते हैं, उस सबसे पहले डैमेज्ड असेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हैं, फिर उसकी क्या निकल के आ जाएगी, हमारी न्यू कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, न्यू कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी। उसको हम सीजीयू में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब समझना क्या प्रोसेस है पूरी। ये हमारा पूरा सीजीयू है। ठीक है। तो इस टोटल सीजीयू का कैरिंग अमाउंट दे रखा है 1250। इसका रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है $900। ठीक है। लेकिन इसमें एक असेट्स है डिलीवरी व्हीकल, ये क्या हो गई है, डैमेज्ड हो गई है। इसकी कैरिंग अमाउंट अभी कितनी, 100। और इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, ओनली 20 है। स्पेशली दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर इंपेयरमेंट लॉस बुक कर देंगे इसमें। हम क्या निकालेंगे, इंपेयरमेंट लॉस। कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा बताओ जरा। 100 की इसकी कैरिंग अमाउंट है, 20 की इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, यानी कि $80 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। वो इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट कर दो सीधे डिलीवरी वैन पर। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिलीवरी वैन। कितना हो गया, 80 का लॉस बुक हो गया। तो डिलीवरी वैन कितने पर आ गई अभी, 20 पर आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीजीयू को सबसे पहले नई वाली कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। तो इस 1250 में से क्या माइनस कर देंगे, 80 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब ये वेन कितने पर आ गई, 20। अब वापस से कैलकुलेशन करोगे तो 100 पर मत लेना, इसको 20 पर ले लेना। कुछ नहीं करा हमने, एडजस्टेड सीजीयू कर दिया ओनली। हमने इंपेयरमेंट लॉस हटा दिया पहले तो, जो स्पेशली विकल्प पे था वो हटा दिया। चलो स्टेप बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करा हमने, न्यू कैरिंग अमाउंट निकाली डिलीवरी वेन की। फिर क्या करा, सीजीयू की कैरिंग अमाउंट निकाली, वापस से रिवाइज्ड कर दी हमने। तो ओरिजिनल कितनी थी, 1250। इंपेयरमेंट लॉस बुक किया हमने तो 80 का, तो अब हमारी सीजीयू कितने पर आ जाएगी, 17 सॉरी 1170। ये क्या आ गया आपका, कैरिंग अमाउंट आ गया है। रिकवरेबल अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, 900 दे रखा है। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना है, तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा आपका, देखो रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस 270। अब ये रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस कहाँ ले जाओगे आप, डिलीवरी वेन पर बुक मत कर देना, वो तो ऑलरेडी बुक कर चुके हो। अब कहाँ ले जाओगे, 270। सबसे पहले तो गुडविल एडजस्ट करो, उसके बाद रिमेनिंग असेट्स के कैरिंग अमाउंट के बेसिस पर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले गुडविल, 270 में से 150 गुडविल के, तो कितना बचा, 270 माइनस 150, 120 बचेगा। कितना, 120। अब ये 120 का लॉस आपको अलोकेट करना है रिमेनिंग असेट्स पर। तो रिमेनिंग असेट्स में करंट असेट्स आएगी क्या, नो। गुडविल पर आपने कर दिया, डिलीवरी वेन पर कर दिया, रिमेनिंग असेट्स बची आपकी फैक्ट्री और प्लांट। कितना है ये, 5:8 का रेशो बनेगा इसका, है ना। 500, 800, है ना। ये क्या आपका फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री और बिल्डिंग है या प्लांट, प्लांट है। इसका टोटल लगा लो। आप परसेंटेज निकाल लिया करो, आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। परसेंटेज टर्म में हम निकाल रहे हैं ना, कि कितना प्रोपोर्शन है, बिल्ड फैक्ट्री डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग अमाउंट। ऐसे ही इसका भी कर लो, 300 डिवाइडेड बाय 800। तो क्या निकल के आ गया, ये 100 आएगा इसका टोटल, हमेशा ध्यान रखना, है ना। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है, 100%। मल्टीप्लाइड कर दूं मैं 100 से। अब परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हो, 100 मल्टीप्लाइड करके दिखा देता हूँ। मतलब हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि जो रिमेनिंग केयरिंग अमाउंट है दो असेट्स की, कितनी है टोटल, 800। उसमें फैक्ट्री का कितना पोर्शन है, 62.5%। इसका कितना है, प्लांट का 37.5%। तो आपको रिमेनिंग 120 का इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट करना है ना। ठीक है। तो फैक्ट्री पर कितना करोगे, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर, लिखता हूँ। तो इस 120 का 62.5, कितना, 62.5% कहाँ पर अलोकेट होगा, फैक्ट्री पर। और रिमेनिंग कहाँ होगा, प्लांट पर। 120 मल्टीप्लाइड बाय पोर्शन कितना है, 37.5%। तो ये आ गया 45। टोटल लगा लेते, 120 आना चाहिए, आएगा ही, ऑब्वियसली बात है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक दूसरा तरीका क्या हो गया निकालने का, आप ऐसे डायरेक्टली निकाल लो। रेशो बना लो ना, इसका कितना है, 5:3, है ना। तो 5 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, टोटल कितना आ जाएगा इसका, 8। या ऐसा कर लो, 500 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो भी रिजल्ट वही आना है, ये देख लो। चलो फुल अमाउंट से करके बताता हूँ, 300 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाय 120। सारे तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, सेम रिजल्ट आना है। ठीक है।
चलो, तो हमने क्या निकाल लिया, इंपेयरमेंट लॉस कितना अलोकेट करना है। चलो यहाँ पर ले जाता हूँ मैं आपको। ये मैंने प्रोसेस आपको पूरी बता दी है, ठीक है। ये आ गया हमारा रिजल्ट 75 और 45। कैरिंग अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट, ये इसकी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट थी। इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ कहाँ बुक करा हमने वो लिखा हुआ है देखो। अभी 75 निकाला हमने बिल्डिंग पर, प्लांट पर 45, डिलीवरी वैन पर 80, और गुडविल पर पूरा 150। करंट असेट्स पर नहीं लगेगा, IS 36 नहीं लगता, ठीक है। तो इतना टोटल 350 का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस था, है ना। 1250 माइनस 900, तो कितना है टोटल डिलीवरी वैन सब मिला के 350 का लॉस है। ये लॉस बुक करने का दिया हमारी फाइनल कैरिंग अमाउंट आ गई। 500 माइनस 75 कितना, 425। प्लांट का आ गया, डिलीवरी वैन का कितना 20, गुडविल जीरो हो गई, और ये तो इतना ही आएगा क्यों, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस इस पर नहीं लगेगा, है ना। तो आप देख लो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई आपके पूरे सीजीयू की, 900 आ गई। एज पर क्वेश्चन देखो कितने पर आना चाहिए था आपका सीजीयू, 900 पर आना चाहिए था, आ गया क्या, यस। आपके रिकवर जो व्हीकल है वो कितने पर आना चाहिए थी रिकवरेबल अमाउंट पर, क्या दिख रही है क्या रिकवरेबल अमाउंट, 20 पर। ये देखो। तो चलिए IS 36 का डिटेल रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने 7 to 8 क्वेश्चन करे अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल इंक्लूड 7 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा स्टैंडर्ड क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में।